तो स्वागत है आपका पेगासस कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो देखें, अपन संविधान पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में जो है वो अपन ने ये पढ़ा था कि जो टॉपिक था हमारा वो ये था कि भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये टॉपिक जो है वो हम पढ़ रहे थे। और इस टॉपिक में जो है वो अपन ने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, तो एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर अपन जो है वो आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो हेडिंग है भारत का संवैधानिक विकास, इंग्लिश में कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। देखें, कल अपन ने ये पढ़ा था कि 1935 में कांग्रेस, जो कि उस समय की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, उसने डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। कांग्रेस डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको अपन कहते हैं संविधान सभा। तो ये कई बार देखें एसएससी के द्वारा ये प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस के द्वारा पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, संविधान सभा की मांग कब की गई। तो ईयर याद रखिएगा, 1935 में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की, जिसे अंग्रेज़ों के द्वारा खारिज किया गया। देखें, अंग्रेज़ों ने जो है वो इस डिमांड को बिल्कुल भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। फिर 1940 के अंदर 8 अगस्त को उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, देखें लिन लिथगो, ये लेकर के आए थे अगस्त प्रस्ताव। अपन ने लिखा था, इंग्लिश में इसको कहते हैं अगस्त मोशन। तो ये कई बार पूछा जाता है कि अगस्त प्रस्ताव कौन लेकर के आए। तो अगस्त प्रस्ताव लिन लिथगो के द्वारा लाया गया, उस समय के गवर्नर जनरल वाइस रॉय थे। 8 अगस्त को आया, इसलिए इसको अगस्त मोशन कहते हैं। 1940 में आया था। और अगस्त प्रस्ताव में देखें, मैंने आपको 2 बातें बताई थी कि पहली बार इसके अंदर अंग्रेज़ों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को जो है वो एक्सेप्ट किया, अंग्रेज़ों ने संविधान सभा की मांग को जो है वो स्वीकार किया। दूसरी बात, इसमें यह कहा गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के ख़त्म होने के बाद ही जो है वो संविधान सभा बनेगी। तो आपको अगस्त प्रस्ताव के बारे में एक तो ये याद रखना है कि ये किस डेट को और किस ईयर को आया था। तो डेट और ईयर जो है वो आप ये याद रखिएगा। गवर्नर जनरल का नाम याद रखिएगा, लिन लिथगो थे। सीधा प्रश्न बनता है कि अगस्त मोशन इज़ रिलेटेड टू विच गवर्नर जनरल और वाइस रॉय। अगस्त प्रस्ताव का संबंध किस गवर्नर जनरल वाइस रॉय से है। तो लिन लिथगो आपको नाम याद रखना। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिन लिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन। तो लिन लिथगो इसके ऊपर टिक करना है। या कभी अगर ये पूछ ले एसएससी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग को पहली बार एक्सेप्ट कब किया गया, संविधान सभा की मांग को स्वीकार कब किया गया, तो 1940 के अंदर। तो बस आपको ये बातें याद रखनी है। फिर इसके बाद देखें, अपन ने ये पढ़ा कि 1942 के अंदर आए स्टेफोर्ड क्रिप्स भाई साहब, स्टेफोर्ड क्रिप्स। और ये एसएससी ने देखें खूब पूछा है, रिपीटेड मोड पर ये प्रश्न पूछा है। और इसी को क्या कहते हैं, क्रिप्स मिशन। एसएससी ने सीधा सवाल पूछा कि बताइए क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो क्रिप्स मिशन आया 1942 के अंदर। व्यक्ति थे एक स्टेफोर्ड क्रिप्स, वो 1942 में इंडिया आते हैं। इंग्लैंड की सरकार ने जो है वो इनको इंडिया जो है वो भेजा था। और क्रिप्स मिशन भी जो है वो देखें आकर के यही बात कहता है कि संविधान सभा बन जाएगी, संविधान सभा में सभी मेंबर्स इंडियंस होंगे, लेकिन ये संविधान सभा जो है वो बनेगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद। तो ईयर याद रखिएगा, और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसे आपसे ईयर पूछेगी 1942। उसके बाद देखें, अपन ने ये पढ़ा कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएन बनता है। और इसके पहले मैंने आपको 2 डेट बताई थी, 6 अगस्त और 9 अगस्त। इस दिन 1945 के अंदर 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी के ऊपर अमेरिका के द्वारा परमाणु हमला किया जाता है, न्यूक्लियर अटैक जो है वो किया जाता है। और इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो ख़त्म होता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने का नतीजा ये था कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना होती है।
यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अपन यूएनओ कहते हैं, हिंदी में इसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ। और ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ था, इसने दो बातें कही थी जो मैंने डिटेल से समझाई थी, कि सबसे पहले कि विश्व के अंदर शांति एवं सुरक्षा को जो है वो स्थापित करना है, और दूसरी बात दुनिया से उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद को ख़त्म करना है। इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म को ख़त्म करने की बात कही यूएनओ के द्वारा। तो यूएनओ के बनने के बाद देखें, अब जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ थे उनके ऊपर ये प्रेशर था कि जिन ने जो है वो उपनिवेश और जो है वो अपने बना रखे हैं, कॉलोनीज़ को जो है वो एस्टेब्लिश कर रखा है, तो अब उन डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर ये प्रेशर था कि वो जल्दी अपनी कॉलोनीज़ को आज़ाद करें, अपने उपनिवेशों को जो है वो क्या करें, फ्री करें। तो इंग्लैंड के ऊपर भी जो है वो प्रेशर था। और देखें, इंग्लैंड गवर्नमेंट ने मार्च 1946 में भारत भेजा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, इसके बारे में भी अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे जिसके नाम लिखे थे अपन ने, एवी अलेक्जेंडर, जॉर्ज पैथिक लॉरेंस और तीसरे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। तीनों के नाम याद रखने, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि हाउ मनी मेंबर्स वर इन कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे, ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो सीधा टिक करना है, 3 मेंबर थे, तीनों के नाम मैंने लिख लिए थे कल, ठीक है। एक तो ये क्रिप्स थे 42 वाले, एक एवी अलेक्जेंडर थे, एवी अलेक्जेंडर, और एक थे जॉर्ज पैथिक लॉरेंस। तो आप ये तीनों नाम याद रखिएगा। और कैबिनेट मिशन को इंडिया क्यों भेजा 1946 में, तो इसका सीधा सीधा पर्पस था कि ये मिशन इंडिया आकर के संविधान सभा का जो है वो गठन करवाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है वो फॉर्मेशन करवाएगा। और ये होता भी है। कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पर, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर सितंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन करके तैयार हुई। तो अगर कभी आपसे एसएससी ये पूछ ले कि बताइए संविधान सभा कब बन के तैयार हुई, तो आप ईयर और मंथ याद रखिएगा, सितंबर 1946 में। फिर आप ये याद रखिएगा कैबिनेट मिशन इंडिया आया कब, मार्च 1946। और पर्पस क्या है कि इंडिया के अंदर संविधान सभा का गठन करवाना, संविधान सभा का फॉर्मेशन करवाना। फिर इसके आगे अपन ने संविधान सभा के सदस्यों के बारे में पढ़ा कि जो संविधान सभा बनी थी उसमें टोटल मेंबर कितने थे, 389। और इसमें मैंने आपको डिटेल में अपन ने पढ़ा था कि 389 में से 292 मेंबर्स तो स्टेट से थे, प्रांत से थे, 4 सदस्य कमिश्नरेट से थे, कमिश्नरेट, और 93 सदस्य जो है वो रियासतों से थे, रियासतों से थे। प्रिंसली स्टेट, अपन इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, प्रिंसली स्टेट। कमिश्नरेट को कमिश्नरेट ही कहते हैं इंग्लिश में, कमिश्नरेट। और प्रांतों को, इसको हिंदी में प्रांत कहते हैं। तो ये बहुत पूछा जाता है, देखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा में टोटल कितने मेंबर थे जो सितंबर 1946 में बनी है, 389। 389 में से 292 मेंबर्स जो है वो कहाँ से चुन करके आए हैं, स्टेट से। और उस समय टोटल स्टेट्स की संख्या कितनी थी, 11। तो 11 प्रांतों से 292 सदस्य। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जो मैक्सिमम मेंबर्स थे वो स्टेट्स में, जो जॉइंट स्टेट था, जॉइंट स्टेट, जॉइंट स्टेट आज का उत्तर प्रदेश है, जॉइंट स्टेट से कितने मेंबर थे, 55। तो ये अपन ने पढ़ा था। अपन को देखें पूरे 11 स्टेट्स की लिस्ट याद नहीं रखनी है, रेलेवेंट नहीं है, एसएससी आपसे नहीं पूछेगी, पर हाँ आप जॉइंट स्टेट याद रख लेना। हालांकि देखिए ये भी डीप है, एसएससी तो आपसे ये 389 और एकदम ऊपर ऊपर से सवाल पूछेगी इसमें, आप ये 292 और आप ये याद रखें। 4 कमिश्नरेट के अपन ने नाम लिखे थे कि एक तो दिल्ली था, एक अजमेर था, एक कुर्ग था और एक बलूचिस्तान था। ये भी कल अपन ने लिखा था पिछली क्लास में। और 93 मेंबर रियासतों से थे और मैक्सिमम मेंबर जो है वो मैसूर रियासत से थे। ये भी आप याद रखिएगा, मैसूर आज की तारीख में कर्नाटक में है और मैसूर से 7 मेंबर। इतना अपन ने देखें पिछली क्लास में जो है वो पढ़ लिया था। अब देखें इसके आगे अपन पढ़ते हैं कि देखिए ये सितंबर 1946 में संविधान सभा बनकर के जो है वो तैयार हुई है।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है वो फॉर्मेशन हो गया है सितंबर 1946 में। ये 389 मेंबर का जो स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ा। अब देखें ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, देखिए मैं सीए लिख रहा हूँ, सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो आप समझ जाना। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हिंदी में इसको क्या आएंगे, संविधान सभा। संविधान सभा, देखिए ये जो 389 मेंबर की संविधान सभा है, इनकी जो फर्स्ट बैठक होती है, अब देखिए ये तारीखें यहाँ पर जो फैक्ट आएंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट सीटिंग वो होती है देखें 9 दिसंबर 1946 को। आपसे ऐसे सीधा पूछेगी कि बताइए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। ये डेट याद रखनी है, डेट को जो है वो रट्टे मारना है। देखें ये तारीख जो है वो सीधी पूछी जाएगी CGL CPO 10+2 के अंदर, और पूछी भी गई है। और याद ये रखना है, देखें इस बैठक के अंदर जो संविधान सभा के फर्स्ट कह लें आप, या पहले कह लें, या ऑब्लिग अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष जिसको अपन क्या कहेंगे, नॉन परमानेंट चेयरपर्सन, ठीक है, वो किसे नियुक्त किया गया। ये भी कई बार पूछा जाता है कि संविधान सभा के पहले ऑब्लिग अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो नाम याद रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इंग्लिश में क्या कहेंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो देखिए जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे वो संविधान सभा के जो है वो पहले अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर जो 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई थी, जो पहली बैठक थी, उसमें ये अस्थाई है। देखिए अस्थाई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये महज केवल एक दिन के लिए अध्यक्ष बने थे। इसके बाद जो दूसरी बैठक होगी 11 दिसंबर 1946 को, तो आगे जाकर के ये मतलब हट जाते हैं और इनकी जगह जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो भी अपन पढ़ेंगे, वो संविधान सभा के दूसरे और परमानेंट चेयरपर्सन बनते हैं, परमानेंट स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। तो और देखें 9 दिसंबर को कोई मेजर डिसीजन नहीं लिया गया, कोई महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि जो पूछा जाए। तो अपन को केवल ये याद रखना है संविधान सभा की पहली बैठक, ये डेट, और सच्चिदानंद सिन्हा साहब का नाम जो आपसे SSC पूछ सकती है। इसके बाद देखें 2 दिन के बाद होती है देखें अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा की सेकंड बैठक हुई, सेकंड सीटिंग हुई। इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑन 11 दिसंबर सेकंड सीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड। अब देखें ये जो दूसरी बैठक होती है ना संविधान सभा की 11 दिसंबर 1946 को, इसमें अपन को 3 बातें याद रखनी है जो एग्जाम में पूछी जाती है। सीधे सीधे 3 फैक्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात तो इस बैठक के अंदर देखें स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष जिसको अपन कहते हैं परमानेंट चेयरपर्सन, वो अपॉइंट किया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। बहुत महत्वपूर्ण है, देखें ये इतना पूछा गया है ये सवाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब आगे जाके भारत के राष्ट्रपति भी जो है वो पहले निर्वाचित होते हैं, वो अपन आगे देखेंगे। तो अभी के लिए आप ये याद रखें कि जो 11 दिसंबर को सेकंड बैठक हो रही है उसमें संविधान सभा के जो परमानेंट चेयरपर्सन है, परमानेंट कह लें या सेकंड कह लें, क्योंकि पहले सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, वो अपॉइंट होते हैं कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी बात, डेप्यूटी चेयरपर्सन, डेप्यूटी चेयरपर्सन जिसको अपन हिंदी में कहते हैं उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष किसे अपॉइंट किया जाता है, कई बार पूछा जाता है। देखें आजकल ये क्वेश्चन जो है वो खूब पूछा जा रहा है, क्योंकि देखें संविधान सभा के परमानेंट चेयरपर्सन कौन थे ये सबको पता है आजकल कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो थे। आजकल उपाध्यक्ष के ऊपर पूछा जाता है। तो संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वो थे HC मुखर्जी साहब, HC मुखर्जी। पूरा नाम क्या है, हरेंद्र। हालांकि देखें आप HC मुखर्जी याद रखें,
कुमार मुखर्जी, HC मुखर्जी। तो अगर कभी कोई आपसे ये पूछे कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, डेप्यूटी चेयरपर्सन कौन थे, तो आप याद रखिएगा HC मुखर्जी जो है वो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष हो गए परमानेंट, उपाध्यक्ष हो गए, और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार बहुत महत्वपूर्ण है। देखें ये IMP, ठीक है, ये नाम आपको भूलना नहीं है। इंग्लिश में कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। तो देखें वो अपॉइंट किया जाता है BN राव साहब को। इस व्यक्ति का नाम मत भूलिएगा। तो BN राव साहब, पूरा नाम है इनका बेनेगल, इधर लिख रहा हूं मैं, नरसिंह राव। देखिए BN राव साहब संविधान सभा के अंदर संवैधानिक सलाहकार अपॉइंट किए जाते हैं। SSC आपसे सीधा पूछेगी कि हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो आप बेझिझक टिक कीजिएगा BN राव साहब का नाम। देखें डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम टिक नहीं करना है, ये प्रश्न आता है और पहला जो है वो ऑप्शन होगा आपके सामने डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो देखें डॉक्टर अम्बेडकर साहब जो है वो संवैधानिक सलाहकार नहीं थे। डॉक्टर अम्बेडकर साहब की एंट्री आगे होती है जब वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन अपॉइंट किए जाते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष अपॉइंट किए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो अपॉइंट किया जाता है वो बेनेगल नरसिंह राव साहब को जो है वो अपॉइंट किया जाता है। देखिए ये ICS अधिकारी थे, इंडियन सिविल सर्विसेज के जो है वो अधिकारी थे, बहुत पढ़े लिखे थे। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के टक्कर का अगर कोई व्यक्ति था पूरे संविधान सभा में पढ़ाई लिखाई के जो है वो मामले में, तो वो थे BN राव साहब। और इनके जो बड़े भाई साहब थे बेनेगल रामा राव, वो RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। और जो इनके बड़े भाई साहब थे वो RBI के लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर जो है वो रहे हैं, RBI के सबसे लंबे समय तक जो है वो गवर्नर रहे हैं। तो BN राव साहब का नाम याद रखिएगा। तो और देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट जो था वो BN राव साहब के द्वारा ही जो है वो तैयार किया गया था। तो 11 दिसंबर को जो दूसरी बैठक हुई है उसके अंदर जो है वो आपको 3 बातें याद रखनी है। परमानेंट चेयरपर्सन किसे अपॉइंट किया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। उपाध्यक्ष किसे अपॉइंट जो है वो किया गया है, HC मुखर्जी साहब को, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। पूरा नाम याद नहीं रखना, अपन को लोड नहीं लेना है, HC मुखर्जी आप याद रख लें, आपका काम बन जाएगा। और तीसरी बात, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र अपॉइंट किया गया है, संवैधानिक सलाहकार अपॉइंट किया गया है, वो अपॉइंट किया गया है किसे, BN राव साहब को। तो ये 3 बातें आप याद रखिए 11 दिसंबर 1946 की। और पहली बैठक जो 9 दिसंबर है, इसके जस्ट 2 दिन पहले, उसमें आप केवल एक नाम याद रखें कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सिन्हा साहब, सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखिए ये बातें तो हो गई, अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए। BN राव साहब जो है वो भारत के संविधान का पहला ड्राफ्ट लिखना भी उन्होंने जो है वो शुरू कर दिया, उनको ये जिम्मेदारी दे दी गई। अब तीसरी बैठक आती है, देखें 13 दिसंबर 1946। अब इस दिन क्या खास होता है, देखें इस तारीख को जवाहरलाल नेहरू साहब, श्री जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा देखिए एक प्रस्ताव लाया गया जिसको कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। क्या कहते हैं, ये अभी क्या है उद्देश्य प्रस्ताव, मैं बताता हूं। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव। तो कई बार ये SSC ने सवाल पूछा है कि हु इंट्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया। तो आप नाम याद रखिएगा 13 दिसंबर, देखिए ऑप्शन होंगे आपके सामने, जवाहरलाल नेहरू साहब, ठीक है, श्री वल्लभ भाई पटेल, KM मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप जवाहरलाल नेहरू जी का नाम जो है वो टिक कीजिएगा। तो 13 दिसंबर को इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने, देखें मैं संविधान सभा को क्या लिख रहा हूँ अब,
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, शॉर्ट में सीए लिख रहा हूँ, आप वो समझ जाना। संविधान सभा ने इसको क्या किया, पास किया, पारित किया। तो अगर कभी कोई आपसे ये पूछे कि बताइए उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा कब पास किया गया, तो आप तारीख याद रखिएगा, 22 जनवरी 1947 को पास किया गया। पेश कब किया गया, 13 तारीख को। किसने पेश किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब समझना ये है कि देखें ये उद्देश्य प्रस्ताव है क्या, जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहना चाह रहे हैं इस उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से। तो देखें उद्देश्य प्रस्ताव बेसिकली क्या था कि ये एक ब्लूप्रिंट था। क्या था, ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब रूपरेखा। देखें मसला ये है कि भारत का संविधान बनाना है, ये मुद्दा है, और इसीलिए संविधान सभा जो है वो बनी है। अब मेन इशू ये है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होगा कैसा, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या होगी, भारतीय संविधान का नेचर क्या होगा, किन वैल्यूज़, किन एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए भारत का संविधान लिखा जाएगा, किन आदर्शों, किन सिद्धांतों, किन मूल्यों के आधार पर जो है वो भारतीय संविधान लिखा जाएगा। ये एक मूल प्रश्न था। इसी प्रश्न का हल किया नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से। उद्देश्य प्रस्ताव में नेहरू जी ने वे पॉइंट्स बताए और ये कहा कि इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए भारत का संविधान लिखा जाएगा। तो उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत उन सभी मूल्यों एवं आदर्शों को परिभाषित किया गया जिनके आधार पर भारत के संविधान का निर्माण किया जाना था। इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन all the values and ideologies, all the values and ideologies were defined, याद रखिएगा, देखें, on the basis of which Indian Constitution was to be drafted। तो कई बार ये पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और देखें यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे जाके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बना, भारतीय संविधान की जो है वो क्या बना, प्रस्तावना जो है वो बना, जो आगे अपन पढ़ेंगे। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, इसका इंग्लिश वर्जन भी है, डॉट डॉट, ये आगे आ जाएगी डिटेल में। तो अगर आप भारत के संविधान की प्रस्तावना देखेंगे ना, तो देखिए ये जो 13-14 लाइन्स है जो आपने एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह के पीछे जो है वो देखी होगी, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा प्रियम्बल के अंदर जो शब्द लिख रखे हैं इन्हीं मूल्यों पर जो है वो आधारित है। प्रियम्बल के अंदर जो वर्ड्स है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये सारे के सारे देखें ये वैल्यूज़ हैं, ये आइडियोलॉजीज़ हैं, और जो कि इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में थे, जो आगे जाके प्रियम्बल बना, तो इन्हीं के आधार पर जो है वो भारत का संविधान बना है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू जी ने पेश किया, 13 तारीख को पेश किया, अगले महीने जो है वो इसको पास किया गया संविधान सभा के द्वारा कि नेहरू जी जो पॉइंट्स बता रहे हैं एकदम बढ़िया है, और इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाना चाहिए। तो एसएससी तारीख, नेहरू जी का नाम और ये पूछती है, तो आप ये याद रखिएगा। अब देखें इसके आगे क्या होता है। देखें अब ईयर आता है, देखें अपन एंटर करते हैं 1947 के अंदर। 1947 के अंदर आते आते क्या होता है, देखें एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो 389 मेंबर्स हैं इनमें से देखें जो कांग्रेस पार्टी थी उसके तो आपके मेंबर थे, मैं अगर आपको बताऊं तो 208 मेंबर। ये भी एक फैक्ट है, याद रखिएगा। अगर कभी कोई पूछ ले आपसे कि जो सितंबर 1946 में 389 मेंबर्स की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है, संविधान सभा बनी है, उसमें कांग्रेस पार्टी के कितने सदस्य थे, 208, आंकड़ा याद रखिएगा। और उस समय जो एक और पार्टी थी मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के जो है वो टोटल कितने मेंबर थे, 73। मुस्लिम लीग के उस समय जो है वो देखें सबसे बड़े लीडर हुआ करते थे जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना साहब, जो फादर ऑफ पाकिस्तान है आज की तारीख में, कायद आज़म जो है वो कहते हैं जिनको पाकिस्तान में। तो जिन्ना भाई साहब का जो है वो ये कहना था कि देखें इस मुस्लिम लीग के अंदर मेजॉरिटी है कांग्रेस के पास में, और कांग्रेस चूंकि हिंदुओं की पार्टी है। देखें ऐसा जिन्ना का कहना है, ये मुस्लिम लीग का जो है वो नज़रिया है, ठीक है। ये मोहम्मद अली जिन्ना का जो है वो नज़रिया है कि कांग्रेस
जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेजोरिटी है, और कांग्रेस चूंकि हिंदुओं की जो है वो पार्टी है, तो और चूंकि इसके पास में मेजोरिटी है, तो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा कांग्रेस के जो है वो हिसाब से। और चूंकि कांग्रेस हिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन कर रही है, तो पूरे संविधान के अंदर जो है वो संविधान इस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा जिसमें केवल और केवल किस पक्ष का जो है वो ध्यान रखा जाएगा, हिंदू पक्ष का जो है वो ध्यान रखा जाएगा। और इससे किसके हित जो है वो खतरे में पड़ेंगे, मुसलमानों के हित जो है वो खतरे में पड़ेंगे। तो इसीलिए देखें, मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा का जो है वो बहिष्कार किया जाता है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है वो बॉयकॉट जो है वो करते हैं। और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा एक अलग इस्लामिक कंट्री, मुसलमानों के लिए एक अलग देश की जो है वो डिमांड की जाती है। तो अब होता क्या है, देखें प्रारंभिक स्तर पर हिस्ट्री में अपन पढ़ेंगे, जैसे पाकिस्तान शब्द गढ़ा गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा। 1940 में मुस्लिम लीग ने जो है वो पाकिस्तान की डिमांड जो है वो शुरू कर दी थी। मुस्लिम लीग की लाहौर के अंदर जो है वो बैठक होती है, और तब से ही जो है वो अलग पाकिस्तान देश की डिमांड करते हैं। और शुरुआती दौर में देखें ना, ब्रिटिशर्स बंटवारे के पक्ष में थे ना कांग्रेस जो है वो बंटवारे के पक्ष में थी। बंटवारा कोई भी जो है वो नहीं चाहता था। पर 1947 आते आते देश में हालात इतने बिगड़ते हैं कि परिस्थितियां हाथ से जो है वो निकल जाती है, और जो है वो बंटवारे की घोषणा जो है वो की जाती है। तो एक तो ये मेंबर्स याद रख लेना, कभी आपसे ऐसे ही पूछ ले कि मुस्लिम लीग के कितने मेंबर थे, कांग्रेस के कितने थे, तो आप 208 और 73 याद रखिएगा। अब देखें, तारीख आती है 3 जून 1947। इस दिन एक प्लान आता है, देखें माउंट बैटन प्लान। अब देखें, जब देश में हालात बिगड़ रहे थे तो और कुछ विकल्प नहीं था। तो उस समय इंडिया के जो गवर्नर जनरल वाइस रॉय थे वो थे लॉर्ड लुई माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा एक प्लान लाया गया, डेट याद रखिएगा, ठीक है, 3 जून 1947 को। इसको कहते हैं डिकी बर्ड प्लान। इसी प्लान को डिकी बर्ड प्लान भी कहते हैं, ये भी नाम याद रखिएगा। माउंटबेटन प्लान के अंदर देखें घोषणा की जाती है इंडिया पाकिस्तान बंटवारे की। तो अगर कभी कोई आपसे ये पूछे कि भारत पाकिस्तान विभाजन की घोषणा जो है वो किस तारीख को हुई, तो इंडिया पाकिस्तान डिवीज़न की घोषणा जो है वो 3 जून 1947 को हुई है। और किस प्लान के अंतर्गत जो है वो हुई है, तो इंडिया पाकिस्तान डिवीज़न हुआ है माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत, और माउंटबेटन प्लान जो है वो इस तारीख को आया है। अब देखें, बंटवारा होता है, बंटवारा रिलीजन के आधार पर जो है वो होता है। मतलब वे इलाके जो हिंदू मेजॉरिटी के थे वो इंडिया में आएंगे, और वे इलाके जो मुस्लिम मेजॉरिटी में थे वो पाकिस्तान में जो है वो जाएंगे। और बंटवारा कुछ इस शेप में जो है वो होता है, मोटा मोटी आपको पता ही होगा सब लोगों को। ये बनता है इंडिया, ये बनता है ईस्ट पाकिस्तान, और ये बनता है वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तो उधर ईस्ट पाकिस्तान, बीच में इंडिया, और इधर जो है वो वेस्ट पाकिस्तान। और ये ईस्ट पाकिस्तान आगे जा कर के बांग्लादेश बनता है। सही हुआ गलत हुआ, जो भी हुआ सो हुआ, अपन को अभी सही गलत की परिभाषा में जो है वो नहीं जाना है, ठीक है। अब देखें, अपन को ये समझना है कि जैसे ही बंटवारा हो गया 3 जून 1947 को, और एक चीज़ और याद रखिएगा, देखें एक फैक्ट याद रखिएगा कि ये जब इंडिया पाकिस्तान डिवीज़न हुआ तो अब इनके बीच में बॉर्डर्स डिफाइन करने थे, सीमाएं जो है वो परिभाषित करनी थी। तो एक व्यक्ति को बुलाया गया जो कि वकील था, जिसका नाम था रेडक्लिफ। क्या नाम है? रेडक्लिफ। तो इन रेडक्लिफ भाई साहब का नाम याद रखिएगा। रेडक्लिफ एक एडवोकेट था, इंग्लैंड का ही था। रेडक्लिफ ने भारत पाकिस्तान के बीच में जो है वो सीमाओं का क्या किया, निर्धारण किया। इसने जो है वो टेरिटरीज को जो है वो डिफाइन किया। इसीलिए आज भी इंडिया पाकिस्तान और जो है वो आपके इंडिया और बांग्लादेश, जो कि ईस्ट पाकिस्तान आज बांग्लादेश है, उसको जो है वो अपन रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। और ये कई बार ऐसे ने सवाल पूछा है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में लाइन को क्या कहते हैं? रेडक्लिफ रेखा, रेडक्लिफ लाइन। क्यों? क्योंकि रेडक्लिफ ये लाइन बनाने वाला व्यक्ति था। जैसे पाकिस्तान के साथ अपन देखें बॉर्डर लगाते हैं 3323 किलोमीटर, तो ये जो 3323 किलोमीटर की लाइन है इसको रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। और ये जो ईस्ट पाकिस्तान है, जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं, इसके साथ हम बॉर्डर लगाते हैं 4096 किलोमीटर। हालांकि ये ज्योग्राफी में मैं आपको लिखवा दूंगा, सारे हमारे पड़ोसी देशों के साथ हम कितनी लाइन्स जो है वो लगाते हैं। जैसे चाइना को मैकमेहन लाइन कहते हैं। तो ये जो 4096 किलोमीटर जो हम बांग्लादेश के साथ लगाते हैं,
इसको भी जो है वो रेड क्लिफ के नाम से ही जाना जाता है। अब ये सब बंटवारा हो गया, ठीक है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। अब एक चीज़ याद रखिएगा, देखें इस बंटवारे के बाद अब संविधान सभा में देखें पहले कितने मेंबर थे, 389 से ये मेंबर जो है वो घट करके कितने रह जाते हैं, 296, ठीक है। ये जो है वो आप 296 नहीं है, 299। तो ये आप याद रखिएगा, नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। 389 से घट करके मेंबर्स कितने रह गए, 299। बहुत बार पूछा जाता है कि विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो बंटवारे के बाद जो है वो संविधान सभा में टोटल जो है वो मेंबर्स की संख्या थी 299, और बंटवारा कब हुआ था, 3 जून को। तो देखें 3 जून 1947 के पहले की स्थिति, ठीक है, वो है 389, और 3 जून 1947 के बाद की स्थिति, क्योंकि देखें अब बंटवारा हो गया, हमको इन टेरिटरी से क्या लेना देना, ये लोग जाने अपना काम जाने, अपन को अब लेना देना है केवल और केवल जो है वो इंडिया से। और ये 299 का रिलेशन जो है वो अब किससे है, ये इंडिया से है। और देखें ये 299 में वही 229 मेंबर तो थे स्टेट से, ये भी एक आंकड़ा याद रखिएगा, और 70 मेंबर जो है वो थे प्रिंसली स्टेट से। तो अगर कभी आपसे एसएससी पूछ ले कि आफ्टर डिवीजन हाउ मैनी मेंबर्स वर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो सिंपल टिक कर देना आप 299। और अगर थोड़ा गहराई में सवाल पूछ ले कि बताइए विभाजन के बाद राज्यों से संविधान सभा में जो है वो टोटल कितने मेंबर थे, तो आप टिक कीजिएगा 229। और रियासतों से कितने मेंबर थे, 70 सदस्य। अब इन 299 लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है भारत के संविधान का जो है वो निर्माण करने की। अब जून के बाद देखें अगला महीना आता है जुलाई का, बंटवारा जो है वो हो गया जून के अंदर। तो देखें इसके आगे का अपन जो है वो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो देखें उम्मीद करते हैं आप नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा, ठीक है। इसके आपको PDF फॉर्म में जो है वो उपलब्ध करवा देंगे, और नोट्स बना करके इनको आप सिस्टमेटिक तरीके से ये डेट्स वगैरह सीक्वेंस में याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कहानी के तौर पर चीज़ें याद रखनी है और तारीखें वगैरह आपको याद रखनी है। और देखिए प्रश्न इसी में से लगेंगे, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स उठा करके जो है वो देखिएगा, इससे बाहर जो है वो कभी प्रश्न जो है वो नहीं जाएंगे। तो बने रहिए पेगासस कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मिलते हैं अपन अगली क्लास में। धन्यवाद।